आज हम शुरू करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स में डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स में अगर हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं और ये जो F फोर्स है ये एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। हमने इसको ऐसे खींचा, हमने जब इसको खींचा तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो d था। तो वर्क क्या हुआ, तो हमने कहा कि जो वर्क होगा ना वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है उसका हम लेते हैं कॉज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है उसका हम कॉज लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स देखो आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में। इधर बना देता हूँ, फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में। भाई ये सीधा ही तो जाएगा। हमने कहा यहाँ से यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपको लेना रहेगा और उसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये हमारे पास वर्क होता है फिजिक्स में। तो वर्क क्या होता है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको ये इस लेवल पे समझ में नहीं आएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो बाद में समझ में आएगा जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे। अभी के लिए डेफिनेशन के लिए मैंने बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में जो भी एंगल हो वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे तो केवल थ्योरी पार्ट की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स हम वर्क डन हो गया। इसके बाद में हमारे पास 3 तरीके के वर्क डन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ज़रा वर्क की यूनिट निकालेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, बताओ मुझे, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी। तो देखो, फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है ही है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गई न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन मीटर एक और चीज़ की यूनिट होती है, सोच के बताना, सोच के बताना और किस चीज़ की न्यूटन मीटर यूनिट होती है, आपने पढ़ रखा है उस चीज़ को, टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। तो इन दोनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। यहां पर न्यूटन मीटर को हम जूल का भी नाम दे देते हैं। तो वर्क की एसआई यूनिट कोई पूछे तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया वर्क का, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या होती है, ईआरजी, दैट इज अर्ग। यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई वर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन का जो सीजीएस यूनिट होती है वो कितनी होती है, 1 न्यूटन
इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁵2 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, वर्क की यूनिट सीजीएस में न्यूटन की जगह पे ये रख दो, मीटर की जगह पे ये रख दो, तो हमारे पास आ गया वर्क की यूनिट 10⁷ डायन सेंटीमीटर, 10⁷ डायन सेंटीमीटर, या फिर 10⁷ अर्ग। ठीक है ना। डायन सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, अर्ग कहेंगे। ठीक है। न्यूटन मीटर को हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, तो 1 जूल इज 10⁷ ERG। ठीक है। ये SI यूनिट, ये CGS यूनिट, ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि आपने पहले पढ़ी है पिछले साल, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन SI यूनिट, डाइन CGS यूनिट। तो कन्वर्जन आ जाने चाहिए अभी तक। ठीक है। इसके बाद में कॉस के कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है। भाई यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है ना, तो कॉस की कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको याद रखनी, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ कॉस की आपको याद रखनी होंगी। कॉस, अगर कॉस 0 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू आती है 1, कॉस 30 डिग्री है तो वैल्यू आती है √3/2, कॉस 60 डिग्री है तो हाफ आ जाती है, नहीं पहले 45 आएगा ना, 45 है तो 1/√2, 60 है तो हाफ आ जाएगी, और फिर क्या बचा 90, तो कॉस की वैल्यू हो जाती है 0। ये कॉस की वैल्यूज़ आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कर पाओगे, वरना न्यूमेरिकल छूट जाएंगे आते हुए। आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क की, कि कितने तरीके के काम हम कर सकते हैं। खाना बनाना, चाय बनाना, ये सब नहीं। फिजिक्स में हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन, तीसरा होता है जीरो वर्क डन, कोई वर्क हुआ ही नहीं, दम चाहे तुमने कितनी भी लगा दी। अब आपको वो फॉर्मूला रिकॉल करना है जो अभी पहले पढ़ा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, पॉजिटिव वर्क डन जब आप टावर पे खड़े हुए हो और आपने कोई बॉल छोड़ी, तो जैसे ही आप बॉल छोड़ते हो तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अग्री करते हो इस बात पे, ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब जब कह दो डिस्प्लेसमेंट तो सोच में पड़ जाते हो, अरे भैया जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा नीचे की तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा d जो है वो नीचे की तरफ आ गया। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो वर्क है वो कितना आएगा, mg इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों कॉस 0 हमने यहां पे क्यों किया, क्योंकि भाई जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ग्रेविटी का जो फोर्स है mg वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका नीचे के डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही कैसे हैं, वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बोलो, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो 180 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो वर्क डन क्या आ गया mgd। ठीक है, वर्क डन हमारे पास mgd आ गया, और ये पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। तो पॉजिटिव वर्क डन ध्यान रखना कब होता है, जब हम टावर से खड़े होकर के कोई बॉल को नीचे फेंकते हैं, तो वो पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है ना, ग्रेविटी तो उसको खींच रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड केस में नेगेटिव वर्क डन में
बस इसको उल्टा कर दो, इसी सिचुएशन को उल्टा करो। और यहाँ पे हमने एक बॉल ली, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। हम जब इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ध्यान से बताओ ग्रेविटी का फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, बोलो। ग्रेविटी का फोर्स भाईजान mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल को हमने ऊपर फेंका है तो वो ऊपर ही तो जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अब बताओ mg और d के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? ये हमारा mg है और ये हमारे पास d है, दोनों के बीच में एंगल बना 180 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला लगाओ। अगर हम बताएं कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो हम कहेंगे फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स कितना है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में d, दोनों के बीच का एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 180, तो हमने लिख दिया cos 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा -mgd। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है जीरो वर्क डन। तो अब अगर हम बात करें जीरो वर्क डन की, तो जीरो वर्क डन कब होता है? देखो फॉर्मूले पे ध्यान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर मान लो कि हम डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो कर दें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको उठा करके हम ज़ीरो कर दें, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मान लो कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार तो कोई डिस्प्लेस करेगी नहीं, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, चाहे जितना उस पर फोर्स लगा दो। ये नहीं कि भाई बुलडोजर चला दो, लेकिन हाथ से चाहे जितना उस पर फोर्स लगा दो दीवार तो हिलेगी नहीं। तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है, तो फोर्स चाहे जितना लगा दो, वर्क डन तुम्हारा क्या हुआ? ज़ीरो। वर्क डन तुम्हारा क्या हुआ? ज़ीरो। और दूसरा केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तब वर्क डन ज़ीरो होता है। देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो कि पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। बताया है ये बात। स्पीड देखो कांस्टेंट है, v v v v, लेकिन लगातार इसका डायरेक्शन बदल रहा है। जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे था, मान लो इसको हम a पोजीशन माने, b माने, c माने और d माने। a पोजीशन पे पार्टिकल था तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, b पे ऐसे हो गई, c पे ऐसे हो गई और d पे ऐसे हो गई। तो डायरेक्शन लगातार बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज करती है, लेकिन स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है? स्पीड कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी तो भैया चेंज करती है। वेलोसिटी अगर चेंज करती है मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब ये है कि फोर्स भी होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स भी होगा। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो कि बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका ज़रूरी होता है किस लिए? बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए, बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। इसका डायरेक्शन क्या होता है? बोलो, इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, अब बताओ बॉडी यहाँ पे है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर। हम इसको FC नाम दे दें, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पर है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगा, यहाँ पर है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पे ऐसे। अब ABCD में से कोई भी पोजीशन उठा लोगे तो तुमको क्या दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट, देखो बॉडी की टेंडेंसी किधर है जाने की? बॉडी की टेंडेंसी है आगे जाने की। इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ। मतलब बॉडी डिस्प्लेस करेगी तो ऐसे करेगी,
और फोर्स इस पे कैसे लग रहा है, ऐसे। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, हमने कहा भाई वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज 90, और 90 कॉज 90 जब होता है तो 0 हो जाता है, तो वर्क डन हमारे पास 0 हो गया। ये वर्क डन 0 का एग्जाम्पल है। चाहे तुम पॉइंट सी ले लो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा अंदर की तरफ लग रहा है और बॉडी की टेंडेंसी इधर जाने की है। दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्रीज। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ABCD में से अलावा कोई भी और पोजीशन ले लो, मान लो ये ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी फोर्स कैसे लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, और बॉडी की जो टेंडेंसी होगी वो ऐसे जाने की होगी ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाह रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना, वर्क डन हमेशा 0 होता है। किसके द्वारा वर्क डन, भाई वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन UCM। आप पूरा लिखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होता है। इसके अलावा कब वर्क डन 0 हो सकता है, एक और कंडीशन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो ये हमारे कूली अंकल हैं, कूली समझते हो ना, रेलवे स्टेशन पे जो होते हैं, कूली अंकल हैं, इनके सर पे बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स का कुछ वेट होगा, ठीक है। ये आगे जा रहे हैं, सीधे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये आगे जा रहे हैं। इनको कुछ पैसा मिलना चाहिए, इन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है। इन्होंने अपने सर पे इतना भारी बक्सा रखा और ये आगे लेके जा रहे हैं, इन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया। वैसे आप देखोगे तो काम किया है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखो बॉक्स का जो वेट है, मान लो इस बॉक्स का मास है m, तो बॉक्स का वेट ऐसे लगेगा mg। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का कैसे होगा, भैया जिस डायरेक्शन में कूली जा रहा है उसी डायरेक्शन में तो बॉक्स जाएगा। बॉक्स कूली ने बॉक्स को पकड़ के रखा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। तो अब बताओ ज़रा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स। फोर्स है हमारा mg और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ये। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमने कहा कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। कूली अंकल ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी दे देना क्योंकि बहुत काम किया है, पसीना आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्यों वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स, ये जो mg है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को d भी कभी कभी हम लिख देते हैं, कभी कभी s भी लिखते हैं, या डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही d को लिखो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। इस वजह से वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ें। अब देखो हमारे पास एक थ्योरम आती है, बहुत अच्छी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे 90% सवाल आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस लगाना आना चाहिए, और बहुत आसान भी है। याद रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो एज इट इज़ लिख लेना। अच्छा, अब MCQ टाइप पेपर है तो डेरिवेशन तो आएंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ याद करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बहुत प्यारी थ्योरम है, बहुत प्यारी थ्योरम है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। मान लो ये बॉडी रखी है इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, इसका मास है m, ठीक, अभी रखी है। फिर हमने क्या किया, इस पर कुछ फोर्स लगाया, इस पर कुछ फोर्स लगाया, और फिर इसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन होगा। पहले ये क्या है, रेस्ट पे है, इनिशियली ये क्या है, एट रेस्ट। हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया,
जब हम इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगी, जिसकी वजह से ये कुछ वेलोसिटी को एक्वायर करेगी। बाद में फाइनली हम कह रहे हैं कि इसी बॉडी की जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है, और हमने फोर्स हटा दिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो d हुआ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी देख लो, हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हमने कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू v²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी, इनिशियली तो ये रेस्ट पे है तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस वजह से हाफ इंटू एम इंटू 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। कितने फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पर, अब ये मत कह देना कि ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा, अरे भैया mg फोर्स नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा। एक ही फोर्स यहाँ पे काम करेगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये जो है हम मान के चल रहे हैं, अभी आपको फ्रिक्शन आपने पढ़ा भी नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो कौन सा फोर्स इस पे काम कर रहा है बताओ, F, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा तो वर्क डन 0 है, F फोर्स, F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d, F इंटू डी, और कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हाफ mv² इज इक्वल टू F इंटू डी। तो यहाँ पर ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल्स में इसको और मतलब और अच्छे समझ में आएगा, जो अगला लेक्चर होने वाला है पूरा न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा। अभी इस पे एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं जिससे आपके दिमाग में ये वर्क एनर्जी थ्योरम बैठ जाए, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है और रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर निकालना है। दो ऑप्शन सब में दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओरिजिनली आईआईटी का सवाल है ये, बाद में मेडिकल में भी कई बार पूछा गया है और कठिन बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन लिखो और इसको खुद से सॉल्व करो, ये हो गया तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इससे कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। तो देखो मत, करो, इसको सॉल्व करो खुद से। एक हिंट मैं दिए दे रहा हूँ, जब रेन ड्रॉप बादल, मान लो ये हमारे पास बादल है, ठीक है ना, यहाँ से रेन ड्रॉप गिरती है और ये हमारे पास ग्राउंड है, तो जब ये रेन ड्रॉप ग्राउंड पे पहुँचती है ना, तो क्या होता है कि इसके ऊपर कौन सा वेट एक्ट करेगा, मतलब फोर्स एक्ट करेगा, सॉरी, mg, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। अगर केवल mg एक्ट करे तो क्या होगा कि इसकी स्पीड ग्राउंड तक आते आते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर ये तुम्हारे सर पे पड़ेगी ना तो चोट लग सकती है। इसकी वजह से जैसे मान लो ग्राउंड पे आने से पहले क्या होता है कि इसके ऊपर एक और फोर्स भी एक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस का, ये होता है हमारा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, और नीचे हमारा लगता है वेट, ठीक है। तो क्या होता है कि वेट को एयर रेजिस्टेंस कैंसिल करती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और ये धीरे ग्राउंड से टकराता है या तुम्हारी खोपड़ी से टकराती है रेन ड्रॉप। अगर केवल mg इस पे लगे तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाए कि तुम्हारे सर से जब टकराएगी तो तुमको चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस भी इस पे एक्ट करता है। अब बताओ, पहला वाला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये तो बहुत आसान है, इसमें मत कहना कि नहीं आता।
ग्रेविटी का फोर्स जो है mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितनी हाइट से गिर रही है ये, 1 किलोमीटर की हाइट से, तो मतलब ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर से, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने कहा कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, ग्रेविटी का, क्या है फोर्स, बोलो, mg। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको हम SI में करेंगे तो 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब ये सब तो पता होना चाहिए इस लेवल पे, ये हो गया। अब कॉस थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास क्या होगा भाई, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, नीचे ही तो आएगी रेन ड्रॉप, तो थीटा क्या होगा, 0, तो कॉस 0। वेट मास कितना है, 1 ग्राम दिया है, तो हमने कहा 10⁻³ जी क्या है, 10 हमको लेना है, दिया गया है, ठीक है। 10⁻³ इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमारे पास ये कट गया और आया क्या, 10 जूल हमको वर्क डन मिला बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख लो कौन से दो ऑप्शन इसमें 10 जूल है, ठीक है। तो अरे आंसर आ गया, देखो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में तुम्हारी रेन ड्रॉप जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है, नहीं तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाता है या cos 180 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही सही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हमारा पूरा सवाल हल हो गया। लेकिन फिर भी दूसरा पार्ट भी हम आपको बता रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से जब सवाल को लगाने की कोशिश करो और हमें ये वाला आंसर चाहिए, 8.75 जूल आना चाहिए माइनस में। अच्छा, क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन है वो हम यहाँ पे लेंगे। लगाओ जल्दी से, उम्मीद है पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं आया तो अब देखो, लेकिन ट्राई ज़रूर करो। देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अच्छा, जब रेन ड्रॉप यहाँ से गिरी होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, जब रेन ड्रॉप यहाँ से गिरी होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 रही होगी। फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुँची होगी तो ये आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, देखो लिखा है इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको दे रखी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमने कहा कि भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हमने कहा हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हमने कहा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और दूसरा मैंने अभी बताया कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स एक्ट करेगा। इन दोनों फोर्सेस के द्वारा ही वर्क डन आने वाला है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो हाफ इंटू मास कितना है, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg और वेलोसिटी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड की। तो हमने क्या किया कि 50 का होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आया हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 2500। यहाँ से इसको हमने काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो ये आया तो कितना आएगा, 1250 इंटू 10⁻³ इसका मतलब है 1 2 3 दैट इज़ 1.25 जूल। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, अभी हमने निकाला था 10 जूल है, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, यही तो हमें चाहिए। तो 1.25 माइनस 10 जब हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1.25 माइनस 10 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। कितना आया, 10 माइनस 1.25 करो, कितना आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से
2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 9 है तो 9 में से 1 गया, 8 बचा। तो हमारे पास कितना आ गया, -8.75 जूल। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या को घटाया है, तो इसलिए माइनस साइन आ गया। और ये हमारे पास वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रैक्टिस हो गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास वही आ गया। अच्छा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव क्यों आया? फील आ रही है इस बात की? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180, इसलिए वर्क डन को तो निगेटिव आना ही था। और अपने आप ये निगेटिव साइन देखो इक्वेशन में आ गया है हमारे पास। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे भी इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन ये जो था आईआईटी का प्रॉब्लम है, ये मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं पावर की। ठीक है, एनर्जी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम होगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो पावर की हो गई जूल पर सेकंड, मतलब कि वॉट। ठीक है, पावर का मतलब वॉट। 1 किलोवाट में कितनी पावर होगी? 10 की पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट में कितनी पावर होगी? 10 की पावर 6 वॉट। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। यहाँ पे ये माइक्रो नहीं है, ध्यान रखना, ये मेगा है। ठीक है, 1 मेगावाट इज 10 की पावर 6 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ठीक है, अब देखो पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम होती है। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो पावर का ये भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? इसके अलावा भी एक पावर का फॉर्मूला बन सकता है। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से अपना यात्रा शुरू कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी ½ mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और टाइम t में उसने v वेलोसिटी अटेन कर ली, तो पावर ये भी हो गई mv²/2t। तो ये भी हो सकता है पावर। अब तुमसे क्या कह देगा कि भाई बताओ कि इसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है पावर के लिए? ठीक है, मतलब नहीं है। देखो, पावर के लिए तुमको कह देगा वर्क अपॉन टाइम पावर होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा कह देगा पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, बिल्कुल होता है। तीसरा तुमसे कह देगा कि पावर जो है वो mv²/2t होता है। अब इसमें मात खा जाएंगे सब। चौथे वाले में तुमसे कह देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पावर के लिए सही नहीं है। आधे से ज़्यादा सब ये वाला मार्क करेंगे, जबकि ये वाला सही है। कैसे सही है मैंने बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम से सही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथा, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना पावर के लिए ये भी होता है। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क।